नमस्कार। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और देश में इलेक्शन फीवर चल रहा है। तो हमने भी सोचा कि चलो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आप सबके साथ जुड़ा जाए, आपकी राय ली जाए और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमारे मेहमान से आप भी सवाल पूछ सकते हैं। मुद्दा है देश का मुसलमान लोकसभा चुनाव जो अभी चल रहे हैं, उसमें किसको वोट देगा? और हमेशा से ये चर्चा का विषय बना रहता है कि भई जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इस बार किसकी तरफ जाएगा? और एक एक धारणा है या कहिए एक फैक्ट है कि ये माना जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम्स वोट नहीं देंगे। जफर सरेशवाला जी हैं, एक बहुत एक्टिव प्रोमिनेंट मुस्लिम वॉइस हैं, थिंकर हैं, स्कॉलर हैं। वो बहुत एक अलग पक्ष रखते हैं मुसलमानों की तरफ से भी और मुसलमानों से जब वो बात करते हैं तब भी। एक समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब मोदी जी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक और आज मुझे लगता है उनको सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है मोदी जी का। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। आज हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं उस जर्नी के बारे में तो जिंदगी विद ऋचा में हमने एक बार पहले भी जफर सरेशवाला जी का इंटरव्यू लिया है, वो आप जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे मोदी विरोधी से वो मोदी समर्थक बने। कई बार वो बहुत जब अपना पक्ष रखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष होता है। अपने मुसलमान भाइयों को बहुत सारी बातें वो समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इस समय इलेक्शन, क्योंकि जफर सरेशवाला बहुत लोगों से देश भर में मिलते रहते हैं, बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, तो हमने कहा चलो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में माहौल कैसा है और देश का मुसलमान किसको वोट देने की सोच रहा है या देगा। तो चलिए स्वागत करते हैं जफर सरेशवाला जी का इस चर्चा में। और अगर आपके पास कोई सवाल हो, आप कुछ कहना चाहते हो, बट एक निवेदन है आप लोगों से, मैं हमेशा मानती हूँ पॉलिटिकल डिस्कशंस कई बार बहुत बिटर हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, वो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जफर भाई उन लोगों में से हैं जो बहुत लॉजिकल अपनी बात कहते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि वी कैन ऑलवेज अग्री टू डिसअग्री। कोई कोई कुछ बात कह रहा है, आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन देखिए पहले मैं मासूम रजा जी आपसे कहूंगी कि अपनी भाषा मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो हमें मजबूरी में आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। इस चर्चा का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जफर भाई, जो टॉपिक हमने रखा है, देश का मुसलमान किसको देगा वोट लोकसभा चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? जब आप अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको? मतलब देखिए, एक तो ये समझना कि मुसलमान एक होमोजेनियस ग्रुप है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के बिल्कुल एक ही सोच रखते हैं, ये बिल्कुल गलत। इसलिए कि मैंने हिंदुस्तान के कम से कम 65 या 66 शहरों में जाना हुआ, तालीम और तरबियत का प्रोग्राम जिसमें आप भी एक दो प्रोग्राम में आई हैं, तो लोगों से डिस्कशन हुआ। एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, पूरे हिंदुस्तान में जाना हुआ। तो मुसलमान कोई एक सोच रखता है ऐसा नहीं है, बल्कि लेकिन ऐसा माना जाता है ना जफर भाई, ऐसा माना जाता है दो तीन चीजें कि दे ऑलवेज वोट, एक यूनिटी में वोट करते हैं, और दूसरा बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते या मोदी को पसंद नहीं करते। ये देखिए, उसकी एक वजह यह है कि जो बीजेपी है पार्टी, उनकी सियासत जो है, मैं गवर्नमेंट की नहीं बात करता, जो कुर्सी पे बैठते हैं वो अलग है, लेकिन जो उनकी सियासत है उसमें मुसलमान ज्यादा कोई वो रखता ही नहीं है। इनके एक बहुत ही वरिष्ठ टॉप मोस्ट, मुझे एक मर्तबा उन्होंने कहा था कि देखो, ये 2007 में गुजरात का इलेक्शन है, मोदी साहब, मैं कहूंगा कि 2007 का इलेक्शन जब हो रहा था गुजरात में, बल्कि 2012 में जो थर्ड टाइम वो जीत के आए थे तब भी, और 2014 के पहले भी उन्होंने एक बात कही थी कि देखो, मुसलमान जो है मेरी सियासत में आता ही नहीं है, यानी जो उनका वोट है उसमें आता ही नहीं है, लेकिन मुसलमान मुझसे नफरत करें ये ठीक नहीं है। इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बन जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊंगा, लेकिन एक इतना बड़ा तबका मुझसे नफरत करे ये नहीं है। और बोले, वो कहते थे कि हमारी सियासत में, जब ये 2014, अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं था, बोले अगर मैं जीत भी जाता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो हो सकता है 35-40% वोट से मैं जीत के आऊंगा। मतलब 60% लोग ने मेरे खिलाफ वोट किया होगा, उसमें मुसलमान ले लो 15%, तब भी हिंदू 50% मेरे खिलाफ वोट करेगा। तो वोट करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन तो मोदी साहब ने एटलीस्ट गुजरात में
जब तक थे इतना कर दिया था कि ठीक है मुझे वोट मत दो, लेकिन तो वो एक चीज हो चुकी थी कि मुसलमान अपना वोट जो, और फिर बीजेपी को भी जरूरत नहीं है। देखिए बीजेपी का जो वोट है उसके अंदर उनको मुसलमान कितने चाहिए, थोड़े बहुत चाहिए। इसलिए मुसलमानों का एक उनका तबका है बीजेपी में जो माइनॉरिटी उनका डिवीजन है, जो आपको ताज्जुब होगा जितनी सियासी पार्टियां हैं हमारे यहाँ उसमें सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी ताकत वो रखता है। बीजेपी का जो माइनॉरिटी है वो पासमानदा मुसलमान एक उन्होंने सेगमेंट निकाला है, उसमें वो उनकी सियासत में है। तो बीजेपी को 15-20% मुसलमानों का वोट मिल जावे ना तो वो गंगा नहाए, इसलिए कि वो इन इफेक्ट लार्जर उसमें इट मेक्स एन इफेक्ट ऑफ 1.52% विच इज ग्रेट। तो बीजेपी की एक सियासत है कि भाई ठीक है हमको इतना आता रहे। तो इसलिए देखिए अब मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि एक बीजेपी पार्टी है और एक बीजेपी हुकूमत है। अब बीजेपी की जो हुकूमत है जो 9 साल हुए या 10 साल उनको होने को आए, तो उनमें उनके बहुत सारे बेनिफिशियरी प्रोग्राम हुए 10 साल में। एक है जनधन हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, फिर इन्होंने मकान जो 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मकान के लिए दे रहे हैं, गैस के सिलेंडर बांटे, फिर टॉयलेट के लिए पैसे बांटे, फिर जो फार्मर्स हैं उनको 2-2 हजार या 3-4 हजार रुपए अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं। तो उनकी जो स्कीमें हैं बहुत सारी, भाई हेल्थ की स्कीम्स हैं, मेडिकल की, इंश्योरेंस की, उसमें अगर आप देखें तो कोई बीजेपी गवर्नमेंट का प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों को भी हिस्सा फायदा मिला है, उसमें नाइंसाफी नहीं हुई है। तो एक तबका मुसलमानों का वो ये सोचता है अभी कि भाई ठीक है 10 साल से इनकी हुकूमत है, यूपी 7 साल से बीजेपी की हुकूमत है, मोरलेस कौन सी ऐसी बड़ी बात प्लस या माइनस नहीं हुई है। तो अब इलेक्शन में क्या हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार आपने भी देखा होगा कि मुसलमान शांत है, या कोई मौलानाओं की तरफ से कोई फतवा नहीं आया कि भाई इसको वोट दो या इसको दो, बल्कि हर जगह से, मैंने खुद सुना, हर जगह से ये कहा गया, मैं जुमा की नमाज में था, ईद में था, उससे पहले, कि भाई वोट दो, एक बाकायदा मूवमेंट है कि अपना वोट दो। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा किसको दो या किसको नहीं दो, बल्कि ये कहा कि देखो वोट दो, चुपचाप दो, ये मत दिखाओ कि किसकी तरफ में वोट करते हो या किसके खिलाफ करते हो, भाई खामोशी। नहीं तो कहीं मतलब इस शांति का मतलब क्या है कि भाई अगर बीजेपी के खिलाफ भी दे रहे हो तो बस बोलो मत, कि कहीं तुम्हारे ऊपर कुछ, मतलब क्या ये डर है इसके पीछे, क्या सोच क्या है इस शांति के पीछे? भाई खामखा होता क्या है कि फायरिंग रेंज में धर देते मुसलमानों को, यानी मुसलमान या कोई जिता नहीं सकता ना हरा सकता है, लेकिन खामखा बेचारा फायरिंग रेंज में आता है। जैसे अब मुसलमान, कोई मुसलमान की वजह से बीजेपी हारेगी नहीं। अगर देखिए मैं तो एक बात मानता हूं, इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान सियासत में हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए अगर आपको अपनी पोजीशन बनानी है या आपको इलेक्शन जीतना है तो आप बगैर हिंदू वोट के नहीं जीत सकते। एक सब्सटेंशियल हिंदू आपके साथ होना चाहिए, उसके बगैर आप नहीं जीत सकते। तो मैं मुसलमानों को ये मैं भी कहता था कि भाई खामखा तुम ना हरा सकते हो, फायरिंग रेंज में क्यों आते हो। दिखाया जाता है कि मुसलमान आया था मोदी को हराने में या बीजेपी को हराने में, जबकि ऐसा नहीं है। तो बी नेचुरल, जैसे भाई अगर अभी भी अगर बीजेपी हुकूमत में आ जाती है सपोज कल को, तो क्या 45% वोट से जीत के आएंगे? यानी 65% जो है हिंदुस्तानियों ने उनके खिलाफ वोट करा होगा, उसमें मुसलमान 15% है, 50% तो हिंदू होगा। होता क्या है कि वो हिंदू जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है वो तो फायरिंग रेंज में आता नहीं है, और ये 15% मुसलमान फायरिंग रेंज में आता है। तो क्यों आना? तो मुसलमान खामोश इस तरह से, और ये कहा कि भाई जिसको वोट देना है दो, बंद कमरे में किसको दे के आते हो न कोई को कहने की जरूरत है। तो ये बात मैं अभी देख रहा हूं अभी कि ज्यादा मुसलमान कोई के बीजेपी को हराना या इसको जिताना, वो अभी उनके अंदर फीलिंग नहीं है। लेकिन आपकी ना, मैं और कई सालों से आपको जानती हूँ, आपके अलग अलग इंटरव्यूज देखती सुनती हूँ, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि मुसलमान इतने सालों से देश के इतिहास में एक बस एक वोट बैंक बन के रह गए, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए एक्सप्लॉइट किया है। किसी ने उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, आप एजुकेशन के लिए बहुत कर रहे हैं, तालीम और तरबियत के उसमें, तो आपका ऐसा मानना है कि मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कि उनका हितैषी, उनका हमदर्द बनकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो चीज आपको समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि आप कुछ और लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं कहीं एक बड़ा चेंज हम माइंडसेट में देख सकते हैं वोटिंग पैटर्न में? हाँ देखिए, ये जो आपने कहा बिल्कुल, मुसलमान की हैसियत तो अब क्या है, वोट देने की रह गई है।
वोट लेने में तो है ही नहीं कहीं। अभी जो सो कॉल्ड, देखिए बीजेपी की मैं इसलिए बात नहीं करता कि भाई बीजेपी को तो मुसलमान बहुत थोड़ा वोट देता है, लेकिन जिन लोगों को मुसलमान 80% 85% वोट देता है, उन्होंने क्या किया? उनके अभी जो सीट डिक्लेयर किए उन्होंने जहां जहां जिन इलाकों में, तो मुसलमानों को 1-2% भी सीटें नहीं मिली है। यूपी में अगर आप यूपी का हिसाब लगाएंगे तो 2%। महाराष्ट्र अभी तक तो मेरे जहन में ही नहीं आया कि कोई मुसलमान को मिली हो टिकट। गुजरात एक भी नहीं, बहुत मध्य प्रदेश एक भी नहीं, छत्तीसगढ़ एक भी नहीं। जहां जहां तो मुसलमानों का एवरेज 2% से ज्यादा टिकट है, वो लोग भी नहीं देते जिनको 80% वोट मिलता है। तो इसलिए मैं मुसलमानों को यह कहता हूं कि देखो इस रास्ते से तो तुम्हारा कुछ होने वाला ही नहीं है। देखिए सिंपल बात है ना ऋचा जी, भाई मुसलमानों को टिकट ही नहीं मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिलेगी, असेंबली में नहीं मिलेगी, उनको काउंसिल में नहीं मिलेगी, उनको ये लोकसभा में भी नहीं मिलेगी। अच्छा यहाँ तक के चलो ये यूं कहते हैं कि भाई विनिंग होना चाहिए, विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यार जिनके वोट लेते हो राज्यसभा तो दे सकते हो। अच्छा सिर्फ जो तुम्हारे मुसलमान है उनको दो, वो भी आप देखो जो राज्यसभा की सीटें भी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई तो वहां भी मुसलमानों को नहीं मिली। तो मुसलमान अब ये आ रही है बात, ये मुसलमानों के दिमाग में आ रही है, इसलिए ये मैंने कहा ना कि मुसलमान इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ वोट बैंक, हमसे व्यूज हो रहे हैं कि भाई ये ना अपना काम है सिर्फ वोट देने का रह गया। तो इसलिए मुसलमान जो है ना अब जो है वो अपना कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एजुकेशन करता है। इसलिए देखिए मेरा एक मानना है, मैं इसको यूं कहता हूं कि मुसलमान इररिलेवेंट हो गया है इस मुल्क में, और सियासी लाइन से कि भाई वो वोट दो बस तुम, और उनको ये कहा भी जाता है कि भाई देखो हम बीजेपी से बचाएंगे तुमको। तो अब मुसलमान ये भी सोचता है कि ठीक है 10 साल से बीजेपी है सेंटर में, भाई ऐसा क्या, हाँ ठीक है थोड़े बहुत इनके जो बीजेपी के जो लोग हैं जो अल्ट्रा राइट विंग कुछ बयानबाजी देते हैं, जो बकवास करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बीजेपी के लोग ऐसे हैं, कुछ हैं, या कुछ लिंचिंग के किस्से हो गए होते हैं। तो इसके अलावा ओवरऑल अगर मुसलमान हिसाब किताब लगाए, भाई होता है ना भाई ठीक है तराजू में देखो यार क्या आया क्या गया, तो उसमें मुसलमान ये देखता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, और उससे पहले जब बीजेपी नहीं थी तो हम कौन से जन्नत में थे, भाई ऐसा तो नहीं था कि स्वर्ग में थे हम। तो मुसलमान जो है अब वो ये देखता है कि ठीक है सियासत एक चीज है, हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं हमेशा मुसलमानों को कहता हूं कि अपनी प्रायोरिटीज तय करो। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मुसलमान के लिए यह है कि वो आला से आला तालीम हासिल करें, जिसको मैं कहता हूं अपनी जुबान में कि तालीम की बुनियाद पे काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। जिस दिन ये मुसलमानों में बड़ी तादाद में अगर हो गया तो आपको जो लोग आज पीछे रख रहे हैं ना, ये भी कल आपके घर पे दस्तक देके ले जाएंगे। और देखिए उसमें हमारा भी कसूर है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बहुत सालों से एक मेरी वरी थी, और उसमें प्रॉब्लम हमारा है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी एक अच्छी, और एक नहीं कई जनरेशन से पढ़े लिखे, आप नहीं मानेंगे रीचा जी 10 साल पहले तक मुझे ये मालूम नहीं था बैच 84 क्या होती है, बैच 89 क्या होती है, हमको मालूम ही नहीं था ये है क्या। बल्कि मैं एक जगह पे कुछ बोलने लगा तो कहा भाई बोलो मत, अभी मैं बस समझा बैच 84 यानी इनकी पैदाइश। हमको मालूम ही नहीं था। फिर हमने ये सोचा कि यार बाद में पता चला कि हम इम्तिहान में ही नहीं बैठते। जैसे यूपीएससी फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी का मुझे याद है कि हमने 2014 में एक आंकलन शुरू किया, तो मुझे याद है 2014 का जो इम्तिहान हो रहा था यूपीएससी का, उस वक्त 11,45,000 बच्चों ने इम्तिहान में रजिस्टर किया टोटल हिंदुस्तान से। अच्छा ये टफेस्ट एग्जाम है मुल्क में, 11,45,000 बैठते हैं और 1,050 या 1,060 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मतलब नॉट इवन 1%। तो मैंने अपने लोगों को पूछा कि भाई 11,45,000 बच्चे अगर इम्तिहान में बैठे हैं और मुसलमान आप कहते हो कि 15% या 20% हैं इस मुल्क में, तो क्या 2 लाख मुसलमान बच्चे तो इम्तिहान में बैठने चाहिए। आप नहीं मानेंगे जो लोग ये यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं मुसलमानों में, जामिया वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपकी आवाज चली गई जफर भाई, आपकी आवाज चली गई। किसी ने मुझे, हाँ किसी ने रीचा जी मुझे 10,000 का फिगर नहीं दिया, यानी
हम 1% भी नहीं बैठते। अच्छा, हम 1% नहीं बैठते और हम कहते हैं कि 2.5% आ रहे हैं, तो एक्चुअली तो भी हमारा वो ज्यादा बेटर है। हमने कोशिश की, क्या कोशिश की? और कुछ नहीं भाई, इम्तिहान में बैठो। जो पढ़े लिखे अच्छे होशियार बच्चे होते हैं, तो मैंने कहा 8वीं क्लास से लोग तैयार होते हैं। हमने एक मूवमेंट शुरू की जिसको मैं कहता था जिहाद टुवर्ड्स एजुकेशन। मैं भी और भी बहुत सारे लोग थे कि भाई अच्छे बच्चे आइडेंटिफाई करो, उनको तैयार करो और इम्तिहान में तो बैठे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस बार बढ़ा हुआ रिजल्ट है। इस बार रिजल्ट अच्छा है। इस बार 5% बच्चे सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 1010, 51, मतलब ऑलमोस्ट 5%। थोड़ा एफर्ट किया। मुस्लिम तो मैं तब कैंडिडेट्स कह रहा था कि देखो कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तब मुझे लोग कहते थे, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। वहां वो जो इंटरव्यू तक तो उसको पता ही नहीं होता ये हिंदू है मुसलमान है कौन है। तो मैंने उस जमाने में भी पूछा, बोले भाई मुसलमान बच्चे इम्तिहान में ही नहीं बैठते। तो ये हाल यूपीएससी का है, यही हाल नीट की एग्जाम का है, यही हाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, एनक्लैट है। तो मेरा एक ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बच्चे जो है ये इम्तिहान जो होते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की या बैंक की सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है, भाई पुलिस की एग्जाम होती है, जुडिशियल सर्विसेज की होती है, वो एग्जाम होती है, यू अपीयर इन द एग्जाम। तो मैंने ये तय किया कि सियासत वाला जो रास्ता है उसको अभी सेकंड उसमें डाल दो। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फिक्र होनी चाहिए तालीम। और देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि जब तालीम याफ्ता हो जाता है ना, तो एवरीथिंग एल्स फॉल इन प्लेस। तो तब वो फिर ना किसी का फुटबॉल बनेगा, इलेक्शन के जमाने में कुछ भी नहीं होगा, फिर वो अपनी अकल से सोचेगा। तो मैं सोचता हूं कि ये सारी बातें कहने के बजाय उनको तालीम से जोड़ दो। और अभी मुल्क में बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत सारे मुसलमान इसकी कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है। ये मेरा तजुर्बा। आपने खुद देखा तालीम और तरबियत का प्रोग्राम गुजरात में किया था, वो तो बीजेपी का गढ़ है। और आपने देखा कि किस तरह से हमारी मदद की वहां के कलेक्टर ने और सब ने। बल्कि मदरसे के बच्चे आपने देखा, मदरसे के बच्चों को लेके आए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लेके आए। तो मेरा कहना यह है कि हमको इस रास्ते को पकड़ने की जरूरत है। तो जफर भाई, क्या अभी मैं नरसिंह जी का सवाल लूंगी, लेकिन चूंकि अभी आपसे कनेक्ट हूं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सालों से यही चाहा है कि जो आपने कहा ना कि भाई शिक्षित हो जाएंगे तो फिर फुटबॉल नहीं बनेंगे, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, तो एक एफर्ट रहा कि मुसलमान शिक्षित ना हो, कठपुतली ही बना रहे, फुटबॉल ही बना रहे, बहुत सालों से यही एक चलन रहा। हाँ देखिए, बीजेपी तो अभी हुकूमत में 10 साल पहले आई भाई। उससे पहले अगर और आप देखिए ना, यानी इसमें कोई मैं क्या कोई भी कहेगा, 1947 को अगर आप ले लो, और जो मुसलमानों की पोजीशन इस मुल्क में हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में थी, एजुकेशन, हेल्थ, कारोबार में जो जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, आज 70 साल के बाद वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे गिर गया। तो लेकिन फिर भी मैं किसी सियासी पार्टी को दोष नहीं देता। मैं बोलता हूं दोष हमारा भी था। भाई हमको किसने कनपट्टी पे बंदूक रखी थी कि हम इम्तिहान में नहीं बैठे? तो हमने कभी इसको सोचा ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा अहमदाबाद शहर जैसा, मतलब जो एक वाइब्रेंट सिटी, टिल 2002 अहमदाबाद शहर में सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी, सिर्फ। हमने कोशिश की और लोग जुड़े उसमें। आज 21 साल की मेहनत हुई, जो मेहनत शुरू हो गई, और उसमें हाँ ये कहना पड़ेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा इस चीज में। उनके जमाने में 70 से 80 मुस्लिम रन स्कूलें तो अहमदाबाद शहर में शुरू हो गई। आज 79 मुस्लिम रन स्कूल हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की सर। और देखिए, ये बगैर सरकार की मदद के तो हो नहीं सकता भाई। लॉजिस्टिक सपोर्ट तो गवर्नमेंट के चाहिए। अगर वो रोक देते तो उन्होंने बिल्कुल एनकरेज किया। हम जितनी स्कूलें कायम करने की जब जाते थे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट था। कारोबार, एंटरप्रेन्योरशिप पर हमने बड़ी मेहनत की, उसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। हॉस्पिटल कायम की, मुसलमानों की एक हॉस्पिटल थी। टिल 2002 देयर वाज ओनली 1 मुस्लिम रन हॉस्पिटल। आज 7-8 हो गई, 8-10 हो गई है, बड़ी बड़ी, जो सार्वजनिक है सबके लिए, लेकिन शुरू करने वाले तो फिर बार बार ये बात मेरी चर्चा आपसे कई बार पहले हुई। आप हमेशा कहते हैं कि गुजरात में मोदी जी ने मुसलमानों के लिए ये कराया, और अब मदरसों को भी हमेशा बात लगातार हो रही है कि उनको वहां पे जो शिक्षा दी जा रही है, वहां टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, लैपटॉप्स दिए जाए, मोदी जी ने भी कहा था। और उसी से जोड़ रही हूँ नरसिंह राव कदम जी का सवाल कि जफर भाई, जब 10 साल से सरकार में बराबर विकास हो रहा है, पक्के मकान, गैस, शौचालय आदि सुविधाएं मिल रही है, तो वोट मोदी जी के लिए क्यों नहीं मिल रहे?
तो वही बात है, जब जैसे आप गुजरात का कह रहे हैं कि सब हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, स्कूल खुल गए, अस्पताल खुल गए मुसलमानों के लिए, तो फिर मोदी से इतनी नफरत क्यों? नहीं, अभी देखिए उसमें क्या है कि मोदी साहब से अभी अगर अगर आप नरेंद्र मोदी ले लें तो उनसे इतना प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों को, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे लोग मोदी की नैरेटिव खराब कर देते हैं, जो है भाई आके कुछ ना कुछ बोलते हैं, हमारे गुजरात में भी ऐसे हैं, तो वो बिगाड़ते हैं। लेकिन वो देखिए, वो तो मानना पड़ेगा कि मोदी साहब के जमाने में जो गुजरात में मुसलमानों की तरक्की हुई वो है। अच्छा, उसके बाद उनकी हुकूमत है ये 10 साल, जो उनके बेनिफिशियरी जितनी चीजें हैं, जितनी भी, उसमें कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ नहीं हुआ है, प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों को भी इतना मिला है। तो वो अब हेट्रेड उस लेवल की नहीं है जो, लेकिन अब क्या है कि भाई ठीक है, वोट किधर भी दें, और ये सरकार ने भी मुसलमानों के जहां जहां इश्यूज थे उसमें वो पेश रहे। जैसे मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में था तब, तो वो तो उसमें तो 35,000 बच्चे हैं, 99% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको एक लेवल पर लेकर जाने में सरकार का ही हाथ था, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट था। वहां पर यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, वो इन्हीं के जमाने में हुई। तो ऐसा नहीं है, तो मेरा ये है कि भाई देखो, जो भी आप वो, और ये मोदी साहब उस जमाने में हमको कहते थे कि भाई तुम वोट मत दो मुझे, लेकिन अपना काम तो कराओ। बोले कि हिंदुस्तान में 65% लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मैं उनका ही चीफ मिनिस्टर हूं, उनका भी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को ये काम करने की जरूरत है, भाई चाहे वोट जिसको भी दो आप, लेकिन जो सरकार है उस सरकार से आपका ताल्लुक होना चाहिए, उनके साथ बैठो, उनके साथ अपनी बातें रखो, इश्यूज रखो। जैसे ये सीए के बाद एक बड़ा वो चला था, तो ये एनआरसी को लेकर मुसलमानों को बड़ी वो थी कि पता नहीं एनआरसी आएगा क्या आएगा, तो हमने बात पहुंचाई वहां पर, और हालांकि ये था कि भाई बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में आएगा एनआरसी, और मुसलमान डरा हुआ था, लेकिन अभी उनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। अभी मुझे किसी ने सवाल पूछा 2 महीने पहले कि एनआरसी आएगा, मैंने कहा यार जो चीज अभी है ही नहीं, जिसका अभी कोई उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो हम उस पर क्यों बात करें? जब आएगा तब देखेंगे, या जब आता है तो हम इनसे बात करेंगे डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करेंगे, होम मिनिस्टर से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, भाई ये है, आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हो। मैंने कहा हमारा व्यू ये होना चाहिए। आपने मैनिफेस्टो की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चलिए राम मंदिर हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कितनी चिंता या कितना एक अंदर से एक रेजिस्टेंस है कि ये नहीं होना चाहिए? एक तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस का है कि भाई सब माइनॉरिटीज को अपने अपने जो पर्सनल वो है उनको उनका पालन करने की आजादी होनी चाहिए, या हम आजादी देंगे वो। तो आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति कितनी रेजिस्टेंस है मुसलमानों में? नहीं देखिए, मेरा जाती मानना ये है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, देखिए बहुत सॉरी सारे मैं हिंदू इसलिए ऐड कर रही हूँ, क्या आप ऐसा मानते हैं, क्योंकि जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो तो मुस्लिम महिलाओं की भी की बेहतरी है, ज्यादा उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। मैं हमेशा मुसलमानों को कहता हूं कि तुम टोपी मत पहनो, इसलिए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, अगर भाई सपोज ये सरकारें लेके आएगी, तो क्या हिंदुओं का असर नहीं होगा, क्रिश्चियंस को नहीं होगा, पारसी को नहीं होगा, सिखों को नहीं होगा, ट्राइबल सबको होगा। तो अच्छा, मुसलमानों की तो 2 ही चीज है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में, एक तो है इनहेरिटेंस का, अगर आएगा तो हमारे यहाँ तो पहले से लड़की का इनहेरिटेंस है ही, औरत को इस्लाम में 4 जगह से इनहेरिटेंस मिलता है, बाप से, हस्बैंड से, भाई से भी, और बेटे से भी। तो हमारे यहाँ तो क्लियर कट है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? और अगर है तो तुम भाई वो कर लो, विल कर दो कि भाई मेरे मरने के बाद इस्लामी शरिया से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो एनी कोर्ट विल एक्सेप्ट दैट। इसमें व्हाई यू वांट टू ब्रेक योर हेड ऑन दैट? दूसरा है एक से ज्यादा शादी, तो एक से ज्यादा शादी की जो है ना, इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि करो, इस्लाम कहता है कर सकते हो, ये नहीं कि डू इट। और वो भी क्यों था, इस्लाम में जो कानून आया कि भाई एक से ज्यादा कर सकते हो, तो वो एक्चुअली विडो है या डिवोर्सी है या जो बेचारी अबला औरत है उसको निभाने के लिए, ये ना आपकी अय्याशी के लिए तो थी नहीं। अच्छा, कुरान ने जिस वर्ष में कुरान ने जिक्र किया है कि एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, उसमें ये कहा है कि ये कंडीशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ कंडीशन, ऑलमोस्ट 20 कंडीशन है। अगर एक आदमी एक से ज्यादा दूसरी शादी करता है तो 20 कंडीशन है। और फिर कुरान की गाइडलाइन क्या है, आखिर में कुरान की जो रिवर्स है वो ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकोगे इसलिए मत करना। तो एडवाइस कुरान की तो ये है। तो इसलिए, और अगर आता है
तो देखेंगे। और मुसलमानों को टोपी पहनने की क्या जरूरत है इसमें, ये सब पे आएगा। और फिर देखिए मुसलमान जो है ना दुनिया में 1/3 मुसलमान उन मुल्कों में रहता है कि जहाँ कॉमन सिविल कोड है। भाई इंग्लैंड में, अमेरिका में, पूरा यूरोप है, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ मुसलमान हैं। मैं खुद रहा हूँ इंग्लैंड में 7 साल, वहां कोई इस्लामी कानून नहीं है, मुसलमान रहते हैं, इस्लाम पे चलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कोई इस्लाम पे चलने में कोई मुसलमान को दिक्कत होगी। और ज्ञानवापी मथुरा, देखिए ज्ञानव्यापी और ये मथुरा जो है ये चूंकि कोर्ट में है इसलिए मैं कोई ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, मैं अभी था बीच में वहां, हमने जौनपुर में प्रोग्राम किया था तो हम वहां ठहरे थे बनारस में, तब ये बहुत इश्यू चल रहा था इसका। और क्योंकि हमने बनारस में 2-3 बार तालीम और तरबियत के प्रोग्राम किए थे, यही कमेटी के लोग आए थे मेरे पास, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की कमेटी के लोग हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो तुम इसको जो है ना मुसलमान वर्सेस हिंदू इशू मत बना के रखो, डोंट मेक इट अ मुस्लिम वर्सेस हिंदू। एक लीगल है भाई, आपका राइट है, लीगल फाइट आप करो, एक भाई आप करो, लेकिन इसमें सारे मुसलमानों को मत जोड़ो। तीसरी बात कि अगर कोई बैठ के, भाई इतने सालों से तुम रहे हो, आइंदा भी रहना है तुमको, तो बैठ के कोई रास्ता निकालो, बट इसको कोई बोन ऑफ कंटेंशन बना के मत जियो। हमारे दूसरे बहुत सारे ये तो आपका मत है ना जफर भाई। ओवरऑल आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो क्या इमोशन निकल रहा है, क्या कि अब ये भी हो रहा है क्या कि अब हो तो गया राम मंदिर, अब ज्ञानवापी भी करना है, मथुरा भी करना है, तो क्या कहीं ना कहीं जब वोट देने जा रहे हैं तो वो एक चीज दिमाग में चल रही है। देखिए जनरली वो जो मुसलमानों में जो फीलिंग थी राम मंदिर के टाइम पे, जो राम मंदिर के टाइम पे जब बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद जो राम मंदिर का फैसला आया, वो जो तशीदगी थी ना, वो लेवल की तशीदगी नहीं है अभी आम मुसलमानों, इतना नहीं है। हाँ एक्सेप्ट जो बनारस के कुछ इलाकों में या मथुरा के कुछ इलाकों में, ओवरऑल मुसलमानों में कोई बहुत बड़ा, क्योंकि मुसलमान ने अब अपनी प्रायोरिटी बदल दी है। अभी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है स्कूल, भाई स्कूल कायम करो, बच्चों को तालीम दो, ये सबसे ऐसा लगता है आपको ये बदलाव देख रहे हैं आप आसपास? हाँ ये दिख रहा है। ये देखिए मुझे इसलिए दिख रहा है कि मैं जहां जहां तालीम और तरबियत के प्रोग्राम करता हूँ, और जिस तरह से आपने देखा ना गुजरात में, भाई मदरसे के बच्चे और मदरसे वालों ने जिस तरह से आपका इस्तेमाल किया, क्या आप सोच सकते हैं कभी होता ये पहले? तो वो बदलाव धीमे धीमे आ रहा है। उनको लगता है कि भाई अभी प्रायोरिटी ये, बोलते हैं भाई अभी सब बात छोड़ो, घोड़े के चश्मे पहनकर हमको बस अभी ये हासिल करना है। जैसे वो मैं बोलता हूँ कि भाई वो अर्जुन को पूजा क्या दिखता है, बोले आंख दिखती है। तो ऐसे अभी मुसलमानों को ये दिखता है कि हमको तालीम याफ्ता बनना है, हमको कारोबार के अंदर अपने आप को डेवलप करना है। और जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इंडिया बन रहा है मरकज, तो उसमें भी मुसलमान बड़ी तादाद में अब आ रहे हैं। तो मुसलमान एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्टार्टअप के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए और तालीम याफ्ता बनने के लिए, वो अभी उसकी प्रायोरिटी ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ऑब्जर्वेशन जफर भाई आपने देखा होगा, आप भी सोशल मीडिया पर हैं, मैं भी हूं, एक अभी तक तो हम कहते थे कि पॉलिटिशियंस, जैसे आपने कहा कि भाई मुसलमान बहुत एक्सप्लॉइट हुआ या पॉलिटिशियंस ने अपने हिसाब से यूज किया, मुझे आजकल लगा है कि एक पूरी लॉबी है सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। बार बार ये दिखाया जाता है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जो लिखते हैं वो दुनिया में कहीं भी पढ़ा जा सकता है। एक पूरा एजेंडा चल रहा है ये दिखाने के लिए कि भारत पता नहीं कितना मुस्लिम विरोधी है, भारत के मुसलमानों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं उनके साथ, कोई भी एक घटना होगी उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर, भाई मेरा हमेशा मानना रहा है कि क्राइम इज अ क्राइम, वो फिर किसके खिलाफ हो रहा है उससे वो मैटर नहीं करता, अपराध पर बात की जाए। लेकिन हमेशा ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों पर बहुत अन्याय हो रहा है। तो वो जो एक लॉबी है वो भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश के साथ, देश की रेपुटेशन के साथ और इवन माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रही है ना, उनको बार बार भड़का के देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, क्या वाकई इतना गलत कुछ हो रहा है? देखिए वो इसका असर बहुत मुसलमानों पे नहीं पड़ता, इसलिए कि मुसलमान जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत कम है, खासतौर से ट्विटर पे बहुत कम है मुसलमान, प्रोपोर्शनेटली बहुत कम है। लेकिन हाँ ये बात सवाल पूछते हैं, लेकिन अब वही मुसलमान ही उसका जवाब भी देता है, मुसलमान ही उसका जवाब देता है कि भाई ठीक है कितना, भाई जैसे लिंचिंग फॉर एग्जांपल, भाई पूरे 10 साल में कितने लिंचिंग के किस्से हुए टोटल, और उसमें ऐसा तो नहीं है कि 100% मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग हुए, और भी मजहब के लोगों के साथ हुआ है, ये देखते हैं। अच्छा दूसरा, जनरली मुसलमान कारोबार कर रहा है, मुसलमान रेलवे में घूम रहा है, सफर कर रहा है, हवाई जहाज में कर रहा है,
तो जनरली ये बात आती भी है, लेकिन सामने ये भी नैरेटिव है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई तबलीग जमात फॉर एग्जांपल, अब तबलीग जमात की मूवमेंट ऐसी है कि अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, एज ऑन नाउ कम से कम 20-25 हजार तबलीगी किसी भी मुल्क के हिस्से में ट्रेन में बस में सफर कर रहे होंगे, और उनका तो टिपिकल एक लिबास होता है, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा वो फेस करते, रोज फेस करते, तो ऐसा है नहीं। हाँ हो जाता है, बट एक छवि तो बनाई जा रही है ना, एक छवि बनाई जा रही है और देश की छवि बिगाड़ी जा रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, उसका क्या करें भाई? उसमें तो देखिए कोई मुसलमान अकेले नहीं है, उसमें दूसरा एक तबका भी है, यानी वो भी, हाँ वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, जर्नलिस्ट कह लीजिए, और फिर उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ जाते हैं कहने में कि भारत इस समय, मतलब भारत में डिक्टेटरशिप चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मुसलमान खतरे में है। क्या करेंगे? ये तो ये इट्स अ वेरी सैड चल रहा है। लेकिन अभी मेरे अभी पिछले मर्तबा सऊदी अरब सफर हुआ, अमेरिका में था मैं, जब ये बहुत ताजा चल रहा था कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है, मुस्लिम्स अंडर सीज, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मुझे लोगों ने पूछा वहां, तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर आप जो कह रहे हो अगर ऐसा है, अगर, तो मैंने कहा कि तो फिर मुसलमान तो जिंदा ही नहीं रह सकता हिंदुस्तान में। मैंने कहा मैं कारोबार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने कहा ऐसे अहमदाबाद के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों मुसलमान है कारोबार में, ठीक है। और मैंने कहा मेरा कारोबार का मैं एग्जांपल दूं ना, तो मेरा सप्लायर जो है वो हिंदू है, हम लोग वाल मैन्युफैक्चरर हैं, मेरा सप्लायर हिंदू है, मेरे यहाँ जो खास कारीगर है ना वो पंचाल एक कौम है हिंदुओं में, वो एक्सपर्ट है, वही कर सकती है। उसके बाद जो मेरा माल बन के जो जाता है वो आगे हिंदू के पास जाता है। तो मैंने कहा अगर ये हिंदू बॉयकॉट करना शुरू कर दे मेरा, तो मैंने कहा मैं तो जी नहीं सकता। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, रमजान में आपको पता होगा इफ्तारी की एक बड़ी अब बहुत ज्यादा हो रही है, यानी इफ्तारी का एक बड़ा, जैसे बंबई में पहले मोहम्मद अली रोड पे होता था, अब बंबई में कम से कम 8 से 10 जगहों पर होती है इफ्तारी की। पैर रखने की जगह नहीं होती ऋचा जी, पैर रखने की जगह नहीं है, रात तक चलता है। और ये सिर्फ बंबई में नहीं, अब अहमदाबाद के अंदर कम से कम 6-7 जगहों पे होता है, आपके यूपी में मुजफ्फरनगर में मैंने देखा, दिल्ली में जामा मस्जिद के इलाके में, आपका ये इधर ओखला का जो इलाका है वहां, और 2-3 जगहों पर लखनऊ में, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती अहमदाबाद के अंदर। तो आप मुझे बताइए, इतना जबरदस्त कारोबार होता है वो एक महीना। बल्कि मैं एक स्टॉल वाले को पूछा अभी अहमदाबाद में, भाई कैसा है, तो उसने बोला कि जफर भाई ये एक महीने में पूरे साल की कमाई हो जाती है। तो मैंने कहा तुम्हारे ग्राहक कौन है, तो बोले 85% हिंदू हैं। क्या मुसलमान से चल सकता है ये? यहाँ अगर आप यहाँ मोहम्मद अली रोड पे और भेंडी बाजार में चले जावें, या इधर यहाँ हमारे लिंकिंग रोड के आगे खार जो है, जो बड़ी जामा मस्जिद है वहां, इधर आपके ने वर्सोवा, कुर्ला, ये इलाकों में यानी रात को पैर रखने की जगह नहीं मिलती, पूरे 10 बजे से जो शुरू होता है सुबह 5 बजे तक। तो अगर ये हिंदू नफरत करता तो ये इनके कारोबार कैसे चलते? तो ऐसा नहीं है, कारोबार भी चल रहे हैं लोगों के। भाई ये लॉबी बहुत, जफर भाई ये लॉबी बहुत पावरफुल है, ये जो एजेंडा सोच लेते हैं फैलाने का, फिर इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। नरसिम्हा राव कदम ने एक और सवाल पूछा जिससे मुझे एक थॉट आया। उन्होंने कहा कि नवरात्र में एक नेता ने मछली खाते हुए वीडियो डाला और कहा गया कि मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए किया गया। क्या सचमुच देश का मुसलमान ऐसे दृश्यों से खुश होता है? मैं इसको थोड़ा सा एक ब्रॉडर वो दे रही हूँ कि कई बार एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ये सोच के कि इससे माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रही है। क्या माइनॉरिटी से खुश होती है कि आप हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कीजिए, या सनातन धर्म हम खत्म कर देंगे, सनातन धर्म तो कैंसर है और ये है और वो है? कैसे मुसलमान खुश हो जाएगा हिंदुओं के खिलाफ बोलने से? आप मुझे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अगर एक हिंदू हिंदुइज्म के खिलाफ बोलता है तो उससे मुसलमान को क्या है भाई? बिल्कुल नहीं। बल्कि वो जो द्रविडियन लॉबी है साउथ में, वहां तो मुसलमान है ही नहीं भाई। तमिलनाडु में तो मुसलमान 8% ही है सिर्फ। तो वो उनकी एक अपनी थिंकिंग है। लेकिन इस तरह से बोलने से, मछली भाई, मछली जो है ना नॉन वेज में सबसे कीमती चीज है, वो सिर्फ सस्ती बंगाल के कुछ इलाकों में या आसाम में मछली खाना नॉर्मल मुसलमान तो खा ही नहीं सकता। गोश्त, अरे भाई गोश्त जो है ना, मटन, वो 800 रुपए किलो है, कहां से मुसलमान खा सकता है बेचारा? बहुत कम बात खाने की नहीं है, बात जानबूझकर नवरात्र के दौरान ही ऐसी तस्वीरें डालने की है। तो ऐसा लगता है कि किसको खुश करने की कोशिश हो रही है, क्या करने, ये सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है।
भाई देखिए, मुसलमान इससे कोई खुश या नाराज नहीं होगा। अब मुसलमान तो ये देखता है कि भाई तुम एग्जैक्टली करते क्या हो हमारे लिए। अब वो बोल से भी नहीं होगा। इसलिए देखिए, मुसलमानों का एक तबका ये भी कहता है, जो आपको मैं कहता हूँ कि जैसे बीजेपी का एक तबका है ना, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है बहुत, इलेक्शन के जमाने में खास तौर से, और एक तबका है जो मुसलमान की मोहब्बत में बोलता है। तो अब मुसलमान बोलता है दोनों बोल है, जो हमारी मोहब्बत में भी बोलते हैं ना, वो खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है हमारे लिए, और जो हमारे खिलाफ बोलते हैं वो भी खिलाफ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अब मुसलमान जो है ना, इन बोलों से ज्यादा अब वो मुतासिर नहीं होता। एक चीज मैंने और अभी नोटिस की, आपने भी देखा होगा, और बहुत दुख होता है कि मोदी से नफरत के चक्कर में लोगों ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसों को हीरो बना दिया, जैसे बिल्कुल तो रॉबिन हुड थे, और मतलब कितना जुल्म हो रहा है। मतलब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, जो कि मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर हो रही है, तो वो भी कि वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उससे जोड़ दिया जाना कितना अनफॉर्चुनेट है ये। और एक आम मुसलमान इसको कैसे देखता है? भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मुख्तार अंसारी साहब, मैं ये कहूंगा, दो बातें कहूंगा कि मैं उनके इलाके में गया हूँ। ये जो उनका जो इलाका है, जो ये बनारस और उसके आसपास मऊ के इलाके में हमने प्रोग्राम किए, जाना हुआ है। तो मैं जब गया, बहुत साल पहले भी गया था, अभी 2-3 साल पहले भी गया था, तो एक बात तो देखी कि वो लोग, उनकी अक्रॉस द रिलीजियस लोगों में उनकी इज्जत थी। इसे कि जिस जगह से वो इलेक्शन जीत के आते हैं, वो खुद नहीं, मुख्तार अंसारी, उनके भाई, भतीजा, उनके बड़े भाई इलेक्शन जीत के आते हैं, और वो उस इलाके से जीत के आते हैं जहां वो हिंदू पॉपुलेशन है, में जो बहुत लार्ज, मुसलमान तो वहां 11-12% भी नहीं है। उसका मतलब यह है कि हिंदुओं में भी वो मकबूल है, कोई भी वजह होगी एक। अच्छा, अब ये मुख्तार अंसारी साहब जो है, ये तो जेल में 2005 से हैं। मतलब योगी की हुकूमत तो आई 2017 में पहली मर्तबा। जो आपकी आवाज हुकूमत है वो तो योगी की 2017 में आई, वो तो उससे पहले से वहां थे। अच्छा, 19 साल से तो जेल में थे। इधर सेंटर में तो मोदी की हुकूमत 2014 में आई, तो उनको अंदर किसने किया था? भाई उनको अंदर किसने किया था? बीजेपी ने तो नहीं किया था। उनके खिलाफ जो केस किए, जो अभी जो आए बोर्ड पर, वो तो तब के केस हैं। वो केस किसने किए थे? यही सरकार ने, या तो मुलायम सिंह की हुकूमत थी या मायावती की थी, उन्हीं लोगों ने किए हैं। तो जनरली कोई मुसलमान ऐसा वो नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी या उनकी फैमिली का जो दबदबा है, या जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो उनके इलाके में करते हैं, और वो अक्रॉस द बोर्ड है, और ज्यादा वो हिंदू है वहां पर, जो उनको मानता है, कोई भी वजह होगी। लेकिन वही हुआ, देखो 19 साल से तो जेल में थे। अच्छा, जेल में 2005 से थे। अच्छा, मेरी उनसे लेकिन बात जब हुई थी। कोई तो कुछ नेता अपना अपना वोट बैंक को करने, अपीजमेंट के लिए पहुंच गए ना उनके घर पर। भाई मेरी खुद की बात हुई थी उनसे 2015 या 16 में, वो जब जेल में थे, मेरी बात हुई तो बहुत ही संजीदगी से बात की थी उन्होंने। यानी मुझे एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि इतना बड़े डॉन है। मुझे किसी ने लगा दिया, नंबर दिया और बोले यार जफर भाई लो बात कर, तो पहले तो मैं समझा ही नहीं ये कौन है। तो बोले, बड़ी इज्जत से मेरे से बात की। वो कुछ शायद उनको पंजाब जेल में शिफ्ट कर रहे थे या जो भी था, तो मैंने बस हेलो हेलो करा, लेकिन बड़ी शराफत से बात की उन्होंने मेरे साथ। लेकिन ये बड़ा एक बात इम्पोर्टेंट। है कि देखिए, ये ठीक है, वो अपने इलाके में उनका एक दबदबा है, लेकिन कोई आम मुसलमानों के लिए कोई मसीहा कोई भी नहीं है। मुसलमान कोई मसीहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग अगर सोशल समझ, मीडिया पे होगा, चाहे अतीक अहमद के समय पर या मुख्तार अंसारी के, ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि ये भी एक तरह से जुल्म हुआ है और बहुत खराब है और वो कितने अच्छे थे। बहरहाल एक देखिए, जरूरी मुझे लगता है सवाल लेना चाहिए। मोहम्मद अली जी पूछ रहे हैं कि व्हाई ऑल द लायबिलिटीज ऑन मुस्लिम्स? रिचा जी, एवरीवन हैज अ राइट टू ईट व्हाटएवर समवन वांट्स टू ईट, द प्रॉब्लम इज दैट ओनली व्हाई बर्डन ऑफ प्रूविंग समथिंग ऑन ओनली वन कम्युनिटी? क्या देश के मुसलमानों को आजकल लगता है कि चाहे देशभक्ति हो, नेशनल, मतलब जो भी चीज है, साबित करने का बहुत प्रेशर कम्युनिटी पे आ गया कि हम प्रूव करें कि नहीं हम बिल्कुल इंडियन भाई, है या देखिए हम सेकुलर लोग, है या नेशनलिस्ट है? नहीं, कोई मुसलमान को प्रूव करने की कुछ जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, हम भी इतने ही, मैं भी इतना ही नेशनलिस्ट हूँ जितना आप हैं, जितना और कोई भी है। तो कोई मुसलमान को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं, या कुछ ऐसे हैं कि जिनका एक्चुअली बीजेपी से भी ताल्लुक नहीं है, जो बल्कि आपने जो कहा, अभी ये सवाल का मैं जवाब देता हूँ। एक दो चैनल चलती हैं यूट्यूब पर, या और वो जो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम उनका एजेंडा है। मैंने जब शिकायत की जहां पर भी,
तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे एक बात बताओ जफर भाई, कि ये फलानी चैनल है, उन्होंने निकाली, ठीक है, निकाली मेरे सामने, बोले हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, बोले बोले हाँ, मैंने कहा हाँ, तो बोले इनको फॉलो करने वाले कम से कम 1 करोड़ तो होने चाहिए, 1%। बोले कितने फॉलोअर हैं? 2.5 लाख। एक दूसरी थी जो रोज करता है, उसके 3 लाख। फिर उन्होंने मेरा बताया आपके साथ का इंटरव्यू, बोले कि आपके देखने वाले 10 मिलियन है। तो बोले यार देखो ठीक है, अगर इनकी चलती तो भाई इनके एक एक के फॉलोअर कितने होने चाहिए? वो ट्विटर पे भी हैं ये लोग, इनके कम से कम 10 मिलियन तो होने चाहिए ना फॉलोअर हैं। तो बोले ऐसे लोग हैं, बन बैठे हैं, और बोले वो हमको इस्तेमाल करते हैं ना, बताते हैं कि जैसे हम खुश हो जाएंगे, बोले हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई इनसे ताल्लुक नहीं है। तो ये एक तबका है। और ऋचा जी, ये आज से नहीं, हमेशा से था, पहले भी था, लेकिन पहले चूंकि ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं थे, तो इसलिए ये दिखते नहीं थे। लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले भी थे, तो इससे मैं नहीं समझता कि मुसलमानों को ज्यादा इनसे कोई वो होने की जरूरत है। और अब देखिए, बहुत नहीं, बीजेपी ने जो इनके बहुत मोटर माउथ थे, मैं नाम नहीं लेता, एक साउथ में था जो बहुत बोलता था, एक इनकी भोपाल में थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, दिल्ली में 2-3 इनके थे जो बहुत बोलते थे, तो उनकी टिकट काटी ना। और काटने की वजह क्या थी? कि वो आउट ऑफ टर्न बकवासें करते थे। तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा मुसलमानों को कहता हूं, देखो अगर बीजेपी भी हुकूमत में आती है ना, तो वो हुकूमत करने आती है, वो उनका एजेंडा मुसलमानों से नफरत या हिंदू से मोहब्बत नहीं है, उनका एजेंडा है मुल्क चलाना है, और उनको मालूम है मुल्क अच्छे से चलाएंगे तभी लोग वोट देंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मुसलमानों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अब मैं एक सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर आती हूँ, जिस पर मुझे नहीं लगता किसी कहीं पर भी दो राय हो सकती है, लेकिन आपने मुझसे कुछ महीनों पहले एक बात कही थी जिससे मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मामला है बिल्किस बानो का। लगातार इल्जाम लगे कि बीजेपी या मोदी जी पर भी कि जो उसके रेपिस्ट हैं, अपराधी हैं, उनको बचाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्किस बानो से माफी मांगे। ठीक है, कोई भी उन रेपिस्ट का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन गुजरात सरकार ने उनको छोड़ने की जब बात हुई, आपने कुछ बताया मुझे कि आपका कोई कॉन्वर्सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था बिल्किस बानो के बारे में। मैं चाहती हूँ आज आप वो कॉन्वर्सेशन अपना हम सबके साथ शेयर करें। और ये शायद उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले ही हुआ था, ये वो मुझे याद नहीं कि आपने क्या नहीं, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब। अच्छा, इसलिए कि 2 किस्से ऐसे हुए थे, एक बिल्किस बानो है और एक जाहिरा शेख थी। अगर आपको याद हो, एक बेस्ट बेकरी का किस्सा हुआ था बड़ौदा का। जी 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 जी। तो ये जाहिरा शेख को भी हम लोगों ने सपोर्ट किया था उस जमाने में। यानी आज जो लोग मुसलमानों की अलमबरदारी करते हैं ना, वो कहीं सीन पे नहीं थे, सीन में तो हम ही थे भाई तब भी। तो बिल्किस बानो के लिए भी एक के एटमॉस्फेयर के वो भाई एक उसको थ्रेट थी, ये थी, तो उसको जो सुकून और इत्मीनान से रखने के लिए, तो जाहिर आप मुझे बताइए कि सरकार के हेल्प के बगैर हो सकता है? ये तो गुजरात में जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे तब की बात है। तो उनको सपोर्ट किया था और हमको कहा था कि भाई तुम जो इसकी मदद कर सकते हो करो। अच्छा, हमको, ये मोदी हाँ जी ने कहा था? तो हमने, हाँ, तो हमने मदद की उसकी, हमने मदद की। बहुत सारे और लोग उनको कुछ पहुंचाते थे, ये जाहिरा शेख बल और ये थी बिल्किस बानो। उसके बाद उनको कॉम्पनसेशन दिलवाने में भी हमारे बहुत सारे लोगों का हिस्सा था, गवर्नमेंट ने दिया उनको जो कॉम्पनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। रही बात, कुछ लोग हैं ऐसे कि जो हार पहना या वो जो छूटे, गुजरात गवर्नमेंट ने जो भी किया। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके खिलाफ फैसला हुआ, तो अब देखिए जो जज जिन्होंने बिल्किस बानो के फेवर में यानी इनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया, 3 लेडीज थी, वो तीनों हिंदू थी। वकील जो लड़े वो हिंदू थे। जो 2 जज जिन्होंने इनको वापस जेल में भेजने का फैसला किया, वो भी हिंदू थे। तो मतलब यह है कि भाई हिंदू ही थे ना वो करने वाले। बट यहाँ बात हिंदू की नहीं हो रही, यहाँ बीजेपी और मोदी, सवाल उन पर है। तो आपने जब मुझे बताया था कि मोदी जी ने आपसे कुछ बात कही थी बिल्किस बानो को लेकर, हाँ, वो बात दुनिया के सामने क्यों नहीं आती है? नहीं, इसलिए कि उनको सपोर्ट करो तुम, ये ना सपोर्ट करने में कि भाई उसको जो भी है, यानी सपोर्ट यानी भाई अब देखिए जो हो गया, जो रेप हुआ था बहुत ही घिनौना हुआ था, जो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था बहुत ही घिनौना था। उसके बाद उनको सजा भी मिली, ये जो 14-15 जो गए जेल में गए,
अच्छा देखिए, मेरा बोलना क्या है मालूम है कि ये 2002 के राइट के बाद पहली मर्तबा जो आर्सेनिस्ट थे या जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम थे उनको सजा भी मिली। उससे पहले भी ये वाकयात हुए हैं गुजरात में। 69 का राइट हुआ, 85 हुआ, 87 हुआ, 90 हुआ, 92 हुआ, और ऑलमोस्ट इसी लेवल का, यानी मुसलमानों के साथ जो हुआ वो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ था पहले भी। लेकिन पहले किसी फसाद में किसी हिंदू को सजा तो मिलना बहुत दूर की बात है, उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं फटी थी। तो ये पहली बार हुआ कि सजा मिली, जो भी वो पैरोल में। तो और उनको जो सपोर्ट करते थे जो मुसलमान, यानी भाई बिल्किस बानो को वो जब उनके खिलाफ एक वो डर था, डर का माहौल था, तो उनको सुकून मिले, इत्मीनान मिले। इसी तरह जाहिरा शेख को, तो उसमें सरकार ने हमको कहा था कि भाई तुम जो कर सकते हो वो करो, और हमारी मदद की जरूरत है तो हमसे भी मदद लेना, ये कहा था उन्होंने क्लियर कट। तो ये बातें बाहर क्यों नहीं आती हैं? ये बातें किसी लोगों को पता क्यों नहीं चलती कि मोदी जी ने कभी ये कहा होगा कि भाई बिल्किस बानो को सपोर्ट करो या जो मदद की जरूरत है हम करेंगे। ये कभी, ये तो कहीं नहीं आता, किसी को पता नहीं अब चलता। आप बताइए कि वो जो बिल्किस बानो वो जमाने में रही, तो मोदी साहब ने 10 साल तो हुकूमत थी ना उनकी, उन्हीं के हुकूमत में तो रही वो। सुकून था, इत्मीनान था, जहां भी रही वो सुकून से रही, इत्मीनान से रही, गवर्नमेंट का कॉम्पनसेशन पहुंचा जो भी। तो यही बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब आपको क्या लगता है 400 पार होगा? ये मुसलमान मैं साथ देखिए है वो, नहीं है? देखिए वो बीजेपी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो नरेंद्र मोदी है एक, और दूसरा बीजेपी का जो लोग भूल जाते हैं कि उनकी जो मशीनरी है इलेक्शन की, जो नीचे ग्राउंड पे, यानी बूथ से लेकर जो घर पे लोगों के पास जाना, उनको लेकर आना, उनसे वोट करवाना, वो जो मशीनरी है वो बीजेपी की बहुत पावरफुल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक इलाका है, वहां पर बीजेपी के 100 में से 60 वोटर और कांग्रेस पार्टी के 75 हैं, लेकिन बीजेपी मेक श्योर कि वो 60 में से 55 आएंगे बूथ में, और कांग्रेस के वो 75 में से 40 भी नहीं आते। तो वो जो बीजेपी का नीचे बोलते हैं ना लास्ट माइल तक जो कनेक्टिविटी है वो और किसी पार्टी में नहीं है, और वो बहुत बड़ा काम करती है। और वो ये काम शुरू किया था मोदी साहब ने, वो बूथ का, एक बूथ पे वो 3 लोग रखते हैं ये, और वो 5 साल तक उनका ख्याल रखते हैं वो लोगों का। और यहाँ तक के वो जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ 80% इनको वोट मिलते हैं बीजेपी को, और मुसलमान तो वहाँ 1.5-2% है। लेकिन जितने मुसलमानों के घर हैं वहां पर वो बीजेपी का जो बूथ का आदमी है वो घर पे पहुंचाता है, आपको पूरा देगा, आपका वो नंबर, बोले जफर भाई ये है, ये रूम नंबर में आपका वोट देना है। तो कई मरतबा ये होता है यार इतनी मदद करता है, चलो जाके इसको ही वोट दे दो। तो वो जो कनेक्टिविटी है लास्ट माइल, वो और किसी पार्टी पे नहीं है, और वो इनकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है बीजेपी। यूपी में आप क्या देख रहे हैं? आपका आकलन क्या है कि स्पेशली अगर कहें समाजवादी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, आपको क्या लगता है क्या होगा सीटों का? देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी के अलावा जो भी हो, जो पार्टी के पास सब्सटेंशियल हिंदू वोट नहीं है तो खाली मुसलमान के वोट से आप नहीं जीत सकते। यानी समाजवादी पार्टी या जो भी, जो इनका तो गठबंधन है जहां पर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जहां भी है, अगर इनको कम से कम उस इलाके में 25 से 26% मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, मिनिमम उनको 26 से 27, बल्कि अब तो ज्यादा है, क्योंकि अब तो जो मार्जिन से बीजेपी जीती थी पिछली मर्तबा 51% वोट से जीती थी, तो मतलब आपको 50% वोट चाहिए। और मुसलमान तो अगर कितने भाई 18% है, तो आपको कम से कम 30 से 35% हिंदू वोट आपके साथ चाहिए। वो अगर होगा तब आप मुकाबले में आ सकते हो। नरसिंह राव कदम पूछ रहे हैं आप, जफर भाई आप राज्यसभा में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं अभी आप जो हिंदू वोट की बात कहते हैं ना जफर भाई, मुझे ऐसा लगता है एक और ये पूरी वो कॉन्स्पिरेसी है कि हम कहते हैं कि मुस्लिम तो फिर भी यूनाइटेड होकर वोट कर सकता है, बट हिंदुओं को तो आपने इतना जातियों में बांट दिया है कि वो उसमें भी तो अपना सारा इक्वेशन देखते हैं ना कि ये ऐसा, ये इस कास्ट का या उस कास्ट का कैंडिडेट किस कास्ट का, तो वो भी तो चक्कर हो गया ना, इतना बांट दिया आपने कि हिंदू तो यूनाइटेड वोट देता ही नहीं है। नहीं है, देखिए ये वो बीजेपी की स्ट्रेंथ है। यानी मोदी साहब की आप मान सकते हो कि उन्होंने वैसे पहले बोलते थे प्रायर टू
मोदी कि भाई बीजेपी इज पार्टी ऑफ ट्रेडर्स, ये बनियों की पार्टी है, इस तरह से बोलते थे। इन्होंने जो अपनी वो बिछाई है जाल, तो वो अक्रॉस द बोर्ड, ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका इनके साथ है। अच्छा, एक बात इनकी है कि ये ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ जीरो है। फॉर एग्जांपल, मैं मोदी साहब को 2012 में जब ये डिक्लेयर हो गए 13 में कि भाई ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनेंगे, मैं उस जमाने में देखता था कि ये बराबर नॉर्थ ईस्ट जाते थे हर हफ्ते। उस जमाने में अगर आप देखेंगे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मोदी साहब बराबर जाते थे जहां इनका जीरो था। इवन बंगाल, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं था इनका, तो बराबर गए और आज उन्होंने अपना एक पोजीशन बना ली बंगाल में जहां जीरो थे। इसी तरह साउथ, फॉर एग्जांपल, भाई तमिलनाडु में तो बीजेपी का नामो निशान नहीं था, लेकिन आप देखिए ना मोदी साहब पिछले 5 साल में कितनी बार गए, बार बार। केरला, जहां इनका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये बहुत आगे की सोच है कि हो सकता है कि आज हमको तमिलनाडु में सीट ना मिले या एक आध मिले या दो मिले, लेकिन एक इनका वोट शेयर को बना रहे हैं ये। भले देखिए वहां की पब्लिक शायद इनको वोट न दे, लेकिन आप देखिए कि मोदी साहब की जो पब्लिक मीटिंग में जितनी तादाद में लोग जमा होते हैं तमिलनाडु में भी और केरला में, साउथ के इलाकों में, तो उससे लगता है कि मोदी की कनेक्टिविटी लोगों के साथ है। तो इनकी थिंकिंग ये है कि हो सकता है कल हमको वोट ना मिले इस इलेक्शन में, लेकिन वो अपना एक बेस बना रहे हैं। ये इनसे सीखने की चीज है कि जहां बिल्कुल नहीं है वहां भी जाते हैं ये, और बराबर जाते हैं, रिलेंटलेसली जाते हैं। मानिक जी कह रहे हैं बेटा जी हमारा प्रश्न भी पूछिए। बाप ने 2-3 प्रश्न पूछे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा सवाल इनसे पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं, इनका एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मैं अलग ही क्लोज करने वाली थी। बेटा 3 तलाक का मसला मोदी जी ने ही हल किया, फिर मोदी जी से नफरत क्यों? क्या? 3 तलाक का मसला मोदी जी ने हल किया, तो फिर उनसे नफरत क्यों? नहीं, एक तो देखिए, एक तो तलाक जो है ना मुसलमानों में सबसे कम होती थी। अगर आप आंकड़ा लें ना पूरे मुल्क का पूरा, तो 1.6% मुसलमानों में तलाक होती थी। और हाँ, हम तो यही मत कहते, जो ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में है हम तो उसके खिलाफ थे, बल्कि हमारी तो डिमांड तब ये थी। हमारे बहुत सारे उलमाओं को मैंने बोला, वो यूं कहते थे कि ठीक है गोली चली तो आदमी तो मर गया ना, भले गलत चली। तो मैंने कहा हाँ, ये एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक आपने इस्लाम के खिलाफ दी, तलाक हो गई, तो सजा होनी चाहिए ना गुनाह की। तो मैंने कहा था तब कि जो आदमी एक सिटिंग में तलाक दे देता है ना, तो उस जमाने में हजरत उमर ने, जो हजरत उमर के जमाने में ये आया था, तो उन्होंने साथ में 100 कोड़े की सजा भी दी थी कि जो आदमी औरत को एक सिटिंग में 3 तलाक दे देता है उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 तो क्या 10 में ही आदमी मर जाएगा। तो मैंने ये डिमांड की थी कि जो आदमी कहता है कि एक सिटिंग में 3 तलाक हो जाती है तो उसको 6 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा उस औरत को। तो एक चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। तो ठीक है, ये उसका इतना हुआ है कि अब है ना लोग डरते हैं, प्रोसेस है। और हम तो हमेशा कहते थे कि तलाक जो है इस्लाम में इज अ प्रोसेस, इंस्टेंट हो ही नहीं सकती। तो अच्छा है, इससे एक फायदा ये हुआ है ये होने से कि जो चीज छुपी हुई थी या ढकी हुई थी, यानी मैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स को ये कहता था कि शरीयत ने जो राइट औरत को दिया है यार, वो भी आप दबा रहे हो उससे, कम से कम वो तो दो। तो एटलीस्ट ये होने की वजह से एक डिस्कशन हुआ, एक अब डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज हुई। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, और बहुत स्ट्रेट सवाल है। आपको हमेशा मोदी समर्थक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बीजेपी के लिए, मोदी के लिए वोट करें? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या वजह आप देते हैं किसी को भी, किसी मुस्लिम को, कि वो क्यों मोदी को वोट करे? देखिए, मुसलमानों को मैं ये कहूंगा कि आप उस पर देखिए कि जो हुकूमत में बैठकर उनसे क्या मिला या नहीं मिला, उसको देखिए। जो उनकी स्कीम्स हैं, जो मोदी की, जो पार्टी की जो स्कीम है, उसको देखते हुए आप अपना आंकलन करिए। क्योंकि मैं फिर बहुत सारों को ये प्रॉब्लम होता है, मैंने बोला भाई मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, ना मुझे मोदी साहब ने कहा है कि मैं बीजेपी के लिए वो करूं, मैं हूं ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि अकल से, होशियारी से आप वोट आपको करो। बीजेपी का आदमी नहीं माना जाता, लेकिन यू सीन एज अ मोदी मैन। हाँ भाई, उनको इसलिए कि उनके साथ काम किया है, 12-15 साल उनके साथ काम किया है। और इतना इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने उनके साथ 15 साल से ज्यादा जो काम किया है, एक बात तो मैं कहूंगा कि मोदी साहब एंटी मुस्लिम नहीं है और एंटी इस्लाम बिल्कुल नहीं है।
ये बात तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। कैसे? कोई रीजन आप उसके पीछे दे सकते हैं? वो हमारा उनके साथ बड़ा डिस्कशन होता था। हम उनके साथ कुरान का डिस्कशन करते थे, प्रॉफिट की लाइफ पे डिस्कस करते थे। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मदरसे वालों का प्रॉब्लम था। ये 2011 की बात है। मैं मदरसे के जो चलाने वाले थे, जो मदरसे के बड़े बड़े, उनको सबको लेकर गया था, इस्लामिक स्कॉलर्स 12-15। हम लोग बैठे थे और इतने में मोदी साहब आए। उनके हाथ में एक किताब थी, वो प्रॉफिट के लाइफ के ऊपर जो किताब थी ना, सीरत, वो थी उनके हाथ में। अच्छा। और मोदी साहब ने आते ही उसमें से निकालना शुरू किया और उन्होंने कहा, मौलाना साहब, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी दुविधा है, मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ, आप सॉल्व कीजिए। और वो किताब में से पढ़ते गए और उन्होंने कहा कि मैंने इतने मजहबों का आंकलन किया है, यानी पढ़ाई की है बहुत सारे मजहबों की, इस्लाम अकेला ऐसा मजहब है कि जहां पर एजुकेशन और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस फर्ज के दर्जे में, बाकी कहीं नहीं है। तो जिस मजहब में एजुकेशन की, तालीम की इतनी इंपॉर्टेंस हो, वो कौम जाहिल क्यों है? मेरी ये दुविधा है। और फिर वो उसमें से पढ़ते गए। यानी ऐसा लगता था कि नहीं, एक आदमी खूब पढ़ता है, टिक किया होता है। मैं साइड में बैठा था, वो टिक किया हुआ है, सर्कल किया था, तो उसी में से वो निकाल के पूछ रहे थे सवाल मौलाना लोगों को, और उनके पास जवाब नहीं था। तो उसका मतलब यह है कि वो, और बल्कि हाँ, उनके 2-3 जो लोग हैं उनके सीएमओ में, उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने हमको सबको भी पढ़ने के लिए दी ये किताब, और मुझे यूं कहा कि ऐसी किताबें, यानी प्रॉफिट की लाइफ पर, अगर 2-4 ऐसी किताबें इस मुल्क का हिंदू पढ़ ले में ना, तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा हमारे मुल्क में। और पता ही नहीं है। इसीलिए मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि तुमको हिंदू मजहब के बारे में कुछ नहीं पता, उनको तुम्हारे बारे में नहीं पता। तो ये इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी आपस में मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। यानी शादी ब्याह में जाना, मौत मैयत में जाना, एक दूसरे की फेस्टिवल में जाना, ये बहुत जरूरी है। तो मतलब आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, देश की कमान संभाले? हाँ बिल्कुल, अभी तो मुझे वही लगता है कि बन जाए वो। और अगर बन जाते हैं, मेरा बिल्कुल अब पक्का आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए या देश के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं मोदी से, अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? मैं मोदी साहब से जो गुजरात में कहा था, दोबारा यही कहूंगा कि आप कुछ भी काम सिर्फ मुसलमानों के लिए मत कीजिए। वो बोलता है ना कि भाई वो हिंदू ये समझते हैं कि अपीजमेंट, हालांकि होता कुछ भी नहीं। अगर वो हुआ होता अपीजमेंट मुसलमानों के साथ, तो उसका हाल ये नहीं होता। तो मैं मोदी साहब को ये कहूंगा कि आप सबके लिए कीजिए, हर एक के लिए, मुल्क के लिए कीजिए। और चूंकि मुसलमान भी उसका हिस्सेदार है, बस इतना कीजिए कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बस। और कोई चीज करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमेशा आप बहुत बहुत खुलकर अपनी राय रखते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं एक बार फिर से हमारे सारे व्यूअर्स से कहूंगी, जो लोग आज मेरे साथ जुड़े, अगर जफर भाई की और पूरी कहानी समझनी है, मोदी जी के साथ उनके रिश्ते को समझना है, तो हमारा एक, मेरे ख्याल से 2 साल पुराना इंटरव्यू है आपके साथ, 2 साल पुराना होगा, जिंदगी त्रिचा के यूट्यूब चैनल पर है, वो जाकर वो इंटरव्यू जरूर देखें। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है और आपको देखने में मजा आएगा। और हम लोग आखिर में यही कहेंगे, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। और वो जिम्मेदारी किसी एक नेता के प्रति, किसी एक पार्टी के प्रति, किसी धर्म या मजहब के प्रति नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति है। तो सच्चे भारतीय होने का सबूत यह है कि चाहे आपको धूप लग रही हो, चाहे थोड़ी बहुत तबियत खराब हो, कुछ हो, घर से जरूर निकलिएगा। जब भी आपके, अभी एक चरण का चुनाव हो चुका है, अभी बहुत होना है, घर से बाहर जरूर निकले। कोई भी बहाना आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की शिकायत करने का अधिकार नहीं रह जाता। जफर भाई, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट अपना? हाँ, वोट दीजिए, खूब दीजिए, बल्कि अधिकार नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसको देना है चुपचाप देकर, किसी को बताने की जरूरत नहीं किसको वोट दे रहे हैं, बस। चलिए, थैंक यू सो मच जफर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।